अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के देखेंगे। इसमें हमने आज जो ड्राइव करना है वो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स हम देख रहे हैं, उसी का सहारा लेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को प्रूव करने के लिए। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स होती क्या है कि हम एक ऐसी स्टैटिस्टिक्स के बारे में देखते हैं, स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं मटेरियल्स की, मटेरियल पार्टिकल की, जिनकी वेरियस एनर्जी स्टेट्स में होते हैं, मगर होते वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हम ऐसे मामलात में टेम्परेचर हाई लेते हैं, डेंसिटी लो लेते हैं, ताकि क्वांटम जो इफेक्ट्स हैं वो आपके निगलेक्ट हो सकें, यानी उनको हम इग्नोर कर सकें। अब जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है उसमें जब हम इंफरादी पार्टिकल को देखते हैं तो हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटा का, जनरलाइज मोमेंटा का सहारा लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हम स्टेट का सहारा लेते हैं जिसमें वो पार्टिकल होता है। तो क्वांटम स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स होगी उसमें हम एक जो क्लासिकल अजम्पशन है उसे तब्दील करेंगे क्वांटम के लिहाज से। ठीक है, वो क्या? जो क्लासिकल अजम्पशन है कि इक्वल रीजन आपके फेस स्पेस में प्रायर इक्वली प्रोबेबल होते हैं, उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इस अजम्पशन के साथ कि हर क्वांटम स्टेट प्रायर इक्वली प्रोबेबल होगी। ठीक है, तो इस सोच के साथ अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को देखेंगे, सेल की बजाय अब हम क्वांटम स्टेट्स की बात करेंगे। ठीक होगी बात? तो अब हम कहेंगे लेट्स से हमारे पास सिस्टम है, एन पार्टिकल्स का है, डिस्टिंग्विशेबल है, तो ये पार्टिकल्स को हम क्वांटम ग्रुप्स में ले जाते हैं, n1 n2 ni तक। नंबर ऑफ पार्टिकल इन ग्रुप्स में उनकी तकरीबन कांस्टेंट एनर्जी E1 E2 EI ले लेते हैं रिस्पेक्टिवली, और GI आपके पास डीजेनरेसी या स्टैटिस्टिकल वेट ऑफ ith क्वांटम स्टेट माना जाएगा। अब क्या जनाब, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक की कंडीशंस क्या है कि आपके पास चूंकि पार्टिकल डिस्टिंग्विशेबल है तो कोई सिमेट्रिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर आपके पास आइगन जो स्टेट होगी ith क्वांटम की, उसमें जितने एन आई पार्टिकल हो सकते हैं, यानी कोई पॉलिक्सक्लूजन प्रिंसिपल वाला सीन नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट रहने वाले हैं, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट रहने वाली है। जितने पार्टिकल आपके क्वांटम ग्रुप्स में होंगे उन सब की टोटल एनर्जी इकट्ठी कर दो तो टोटल एनर्जी हासिल हो जाएगी। अब आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कह लें, हम वो कैसे निकालेंगे? लेट्स से हमारे पास एन आई पार्टिकल हैं जिनको जी आई एगन स्टेट्स में हम ले गए हैं। अब वो कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो जरा हमने समझना है। लेट्स से हर ग्रुप जो होगा उसमें जी आई एलिमेंट्री वेव फंक्शन अवेलेबल है, तो इसका मतलब कोई सिमेट्री रिस्ट्रिक्शन नहीं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे कोई हद नहीं है। तो आपके पास जो ग्रुप है उसमें वेव फंक्शन हो सकती है, यानी आप एसोसिएट कर सकते हैं एन आई पार्टिकल तक के लिए। कंसीडर करते हैं ith ग्रुप, इसमें जो पार्टिकल अकोमोडेट करेंगे वो GI डिफरेंट सब ग्रुप्स में करेंगे जिनकी डिस्टिंग्विशबिलिटी है, यानी हर पार्टिकल को आप अलग अलग देख सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हर पार्टिकल जो ith ग्रुप में है उस वो अपना एक सब ग्रुप GI यानी सब ग्रुप के अंदर लाई करेगा, यानी कि आपके पास जितने तमाम पार्टिकल हैं उनसे अलग होता जाएगा, इंडिपेंडेंटली होता जाएगा। अब हम कहेंगे कि हर पार्टिकल जो एन आई पार्टिकल है उसकी जी आई डिफरेंट पॉसिबल स्टेट्स हैं, तो हम अब नतीजतन जो टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस हो सकती हैं वो कितनी आ जाएगी? जी आई की पावर एन आई। ठीक है, तो हम इस चीज को जेन में रखते हुए कि डिस्टिंग्विशबिलिटी है टोटल नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स को ग्रुप में हम ले आए n1 n2 ni, तो n फैक्टोरियल वे होंगे जो परमुटेशन आएंगी पार्टिकल अमंग देमसेल्फ की। तो टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट कैसे निकालेंगे? n फैक्टोरियल यानी टोटल परमुटेशन जो आपके पास तमाम पार्टिकल्स की इनटू g1 n1, यानी कि n1 पार्टिकल के जितने आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, g2 n2, यानी कि आपके पास n2 पार्टिकल जो है जितने सब ग्रुप में आ सकता है वो सारा इनको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी तमाम पार्टिकल्स को उतने फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया जितने वो अवेलेबल है, तो टोटल आपके पास वो आ जाएगी, यानी जो उसकी चॉइसेस हैं आपके पास। तो ये इक्वेशन 1 हो गई। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसमें अगर हम देखें कि एक ग्रुप जो लेवल है वो इनडिस्टिंग्विश हो सकता है फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक स्टेट, क्योंकि परमुटेशन जो है वो आपस में तो कोई, यानी उनके अंदर कोई नई आइगन स्टेट पैदा नहीं करेंगी आपस में, वो तो वही इंडिविजुअल चलती चली जाएंगी। तो इसका मतलब आप सारे को डिवाइड करने वाले हैं n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल से। तो इक्वेशन 1 किस रूप में आने वाली है? तो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट आइगन स्टेट्स अब जो यानी इनडिस्टिंग्विश थी आपने उनको निकाल दिया।
अब जनाब आपने उससे डिवाइड कर दिया है, तो ये आपके पास मैंने अलग-अलग करके लिख दिया है। इक्वेशन 2 जो है अब ये मुझे नंबर ऑफ वेज बता रही है जिसमें ni पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं gi सब लेवल के अंदर। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट को हमने समेशन की सूरत में लिख दिया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आपने जानते हैं टोटल नंबर ऑफ आइगन स्टेट पे डिपेंड कर रही होती है, तो वो कांस्टेंट लगा के इक्वल लगाया आपने, कांस्टेंट साथ लेके चल रहे हैं। अब हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन जो क्लासिकल में चलती है उसके लिहाज से अब हम देखते हैं, तो लॉग ले लेंगे दोनों साइडों पे, लॉग का फंक्शन लग के ये इक्वेशन खोल के हमने रख दी। अब आप जानते हैं एन आई और जी आई आपके पास लार्ज नंबर होंगे, तो हम स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो यहाँ पे लॉग एन फैक्टोरियल है, तो एन लॉग एन माइनस एन, और यहाँ पे लॉग एन आई फैक्टोरियल है। दोनों जगह पे मैंने कलर हाईलाइट कर दिया जहाँ पे स्टिरलिंग अप्रोक्सीमेशन लगी थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने अजम्पशन मैंने पता था तमाम पार्टिकल कांस्टेंट हैं, यानी सम टोटल करोगे तो एन के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे समेशन खोल दी, तो ये चीज एन आई समेशन आई आई बननी थी तो एन के बराबर आ गई। ये एन इस एन से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर यहाँ पे आ गया। अब हम जानते हैं कि जी आई तो आपने जितनी पार्टीशनें की थी, जितने सेल बनाए थे, वो तो कांस्टेंट रहेंगे। तादाद तो जो उनके अंदर है वो वेरी कर सकती है, तो डेल्टा ले लेंगे दोनों साइडों पे। जब आप डेल्टा लोगे तो इसका मतलब जी वेरी नहीं करेगा, आपके पास एन आई वेरी करेगा। तो जहां जहां सिर्फ एन आई है उसमें आप डेल्टा डेरिवेशन लगाओगे, बाकी सारे फैक्टर तो उसके लिए कांस्टेंट होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। ये पहले बाहर कांस्टेंट है तो ये जीरो हो गया। अब मैंने वहां पे डेल्टा सिर्फ मेंशन कर दिया, जो जीरो हो गए थे जहां जहां लगना था उसके साथ लगा दिया। ये शुरू का फैक्टर जीरो हो गया, लॉग एन आई लॉग जी आई वैसे ही आ जाएगा। ये लॉग डेल्टा आपके पास लॉग जी आई के साथ लगेगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पे ये लास्ट फंक्शन है एन आई लॉग एन आई, इस पे लगेगा तो इस पे प्रोडक्ट रूल प्ले कर दिया। पहले आपने एन आई पे लगाया, फिर लॉग एन आई वैसे ही साथ में लिखा रहने दिया, फिर एन आई फर्स्ट फैक्टर छोड़ दिया, सेकंड वाले पे डिफरेंशिएशन लगा दी। चीजें कैंसिल हो जाएंगी, एन आई से कट जाएगा आपके पास, बाकी डेल्टा एन आई इसमें आ गया। अब आप डेल्टा एन आई कॉमन ले सकते हैं। अब आपने डेल्टा एन आई कॉमन लेने के बाद इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, तो ये सारा फैक्टर आप इस तौर पे लिख सकते हैं कि ये 1 प्लस में आ गई, ये चीज आ गई। अब हम मोस्ट प्रोबेबल में क्या जानते हैं कि आपके पास लॉग डेल्टा लॉग सिग्मा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो इसका अंदर लेफ्ट साइड जीरो है तो राइट साइड भी जीरो हो जाएगी, नेगेटिव भी दूसरी तरफ जाके जीरो हो जाएगा। तो अब हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कांस्टेंट है, टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है। अच्छा, पार्टिकल कांस्टेंट है तो इस जगह पे अगर आप गौर करें तो मैंने डेल्टा एन आई को अंदर ले गया हूं, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपके पास जब आप अंदर लेके जाएंगे तो ये फैक्टर दोनों मिलके जीरो हैं, तो इसका मतलब ये फैक्टर भी इक्वल टू किसके माना जा सकता है, जीरो के। अच्छा, एनर्जी भी आपकी कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पे लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट मल्टीप्लाई लगाएंगे। अल्फा को इक्वेशन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, बीटा को आप एनर्जी वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। अब क्या है जनाब कि आपके पास यहाँ से डेल्टा एन आई इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, यानी वो जो पार्टिकल की चेंज है वो तो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती। अब आपके पास ये पूरा फैक्टर जीरो है, इसका मतलब ये तीनों चीजें मिलके जीरो हैं, तो हम कह सकते हैं ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आप इसे इक्वल टू जीरो मान सकते हैं समेशन के अंदर। तो अब आपके पास अल्फा बीटा दूसरी तरफ चल जाएंगे, लॉग है एक्सपोनेंशियल दोनों साइडों पे ले लेंगे तो लॉग एक्सपोनेंशियल से खत्म हो जाएगा। इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए दोनों साइडों को उल्टा देंगे, तो ये नेगेटिव खत्म हो गया, जी एन आई ओवर जी आई की जगह जी आई ओवर एन आई आ जाएगा आपके पास, यानी उल्टाएंगे तो ये नेगेटिव साइन इसका रिमूव हो जाएगा। अब आपने यहाँ से एन आई लेना है तो एन आई साइड पे कर लेंगे, फैक्टर दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपकी मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आप ऑक्यूपेशन इंडेक्स निकाल लेंगे एन आई ओवर जी आई बराबर आ जाएगा 1 ओवर ई अल्फा प्लस बीटा ई आई। तो ये जनाब हमारे पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स हैं। हमने इसको क्वांटम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के तहत पढ़ा है, जिसमें अब हमने स्टेट्स के अकॉर्डिंग इस चीज को समझा। ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।